नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। जुनून है, आपकी सफलता का जुनून है, आपको सफल बनाने के लिए जुनून है। अपि अपि चेदस्ति पापभ्य सर्वेभ्य पापकृतमः सर्वज्ञानफलेयो नैव वृजनं संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी माना जाए, समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। इस श्लोक को मैंने श्रीमद् भगवत गीता से लिया है। कोई भी मूर्ख अपनी गलतियों के लिए बहाने बना सकता है। कोई भी मूर्ख अपनी गलतियों के लिए बहाने बना सकता है और ज़्यादातर मूर्ख ऐसा करते भी हैं। परंतु अपनी गलतियां मान लेने से आप भीड़ से अलग हो जाते हैं और आपको इसमें आनंद तथा प्रतिष्ठा का अनुभव भी होता है। उदाहरण के तौर पर इतिहास रॉबर्ट ईली के बारे में जो सबसे रोचक बात बताता है वो यह है कि उन्होंने खुद को और सिर्फ खुद को गेटिसबर्ग के युद्ध में पिकेट के आक्रमण के बाद हुई पराजय के लिए दोषी माना। तो अगर गलती हो गई है तो उसे बहाने मत बनाएं, तुरंत उसे एक्सेप्ट करें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ टुडे, सोर्स दैनिक जागरण, नवभारत टाइम। ब्रिक्स देशों में होगा एक दूसरे की संप्रभुता का आदर करने का समझौता। मुंह में राम बगल में छुरी चीन इस कहावत को चरितार्थ करते दिख रहा है। एक तरफ तो वह पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा को उल्लंघन कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत की सदस्यता वाले ब्रिक्स संगठन के तहत ऐसा समझौते करने जा रहा है जिसमें एक दूसरे की संप्रभुता के पालन का वादा होगा। गुरुवार को ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच वर्चुअल बैठक में इस भावी समझौते के प्रारूप को स्वीकृति दी गई। भारत के एनएसए अजीत डोभाल इसमें शामिल हुए, जबकि चीन का प्रतिनिधित्व वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के एक वरिष्ठ नेता व एनएसए यांग इची ने किया। ब्रिक्स देशों के बीच होने वाला यह समझौता आतंकवाद के खिलाफ बड़े कदम उठाने व आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर होगा। 5 देशों ने मिलकर इसके आतंकवाद रोधी रणनीति का ड्राफ्ट तैयार किया है। इस ड्राफ्ट रणनीति में एक दूसरे की संप्रभुता का आदर करना और एक दूसरे के प्रति आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करने का वादा भी शामिल है। साथ ही सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने व अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र की तरफ से बनाए नियमों के तहत उन्हें सुलझाने की बात भी है। जल्द ही ब्रिक्स देशों की शिखर बैठक में इसे मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। गुरुवार की बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े सुरक्षा मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई। यह मुद्दा भारत व चीन के आपसी रिश्तों से जुड़ा हुआ है। निर्यात को जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से मिलेगा दम। तीनों देशों का चीन से कारोबार घटाने पर जोर। भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का व्यापारिक समूह बनने से भारतीय निर्यात को दम मिलने की उम्मीद है। इस व्यापारिक समूह को लेकर भारत, चीन और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्रियों के बीच बैठक भी हो चुकी है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस समूह में जल्द अमेरिका भी शामिल हो सकता है। इन 4 देशों के बीच व्यापारिक समूह बनने से विश्व की सप्लाई चेन में चीन का वर्चस्व भी समाप्त होगा। जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तीनों ही चीन से व्यापार में कमी लाना चाहते हैं, जिसका सीधा फायदा भारत को होता दिख रहा है। विदेश व्यापार विशेषज्ञों के मुताबिक जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका द्वारा चीन के लिए जाने वाले आयात का 10% भी भारत के हिस्से में आ जाए तो घरेलू बाजार से निर्यात में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार ऑस्ट्रेलिया और भारत में वर्ष 2018 में $30 अरब का व्यापार किया गया, लेकिन इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने चीन के साथ $200 अरब का व्यापार किया। वित्त वर्ष 2019 और 20 में भारत ने अमेरिका के साथ $88.75 अरब का कारोबार किया। वहीं पिछले वर्ष अमेरिका ने चीन का आपसी कारोबार $659.8 अरब का रहा। अमेरिका ने इस अवधि में चीन से $4.92 अरब का मूल्य आयात किया। जापान और चीन का आपसी कारोबार $300 अरब से अधिक है, जबकि भारत और जापान का द्विपक्षीय कारोबार $17.6 अरब है। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज अक्षय ऊर्जा का विस्तार नए रोजगार का बनेगा आधार। फिनलैंड की लापिन राटा लाटी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एवं पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली गैर सरकारी संस्था क्लाइमेट ट्रेड्स ने एक अध्ययन में दावा किया कि 2050 तक उत्तर भारत की ऊर्जा
प्रणाली को 100% तक अक्षय ऊर्जा में तब्दील किया जा सकता है। वर्तमान समय में 825 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देकर वहां इसे 2050 तक शून्य किया जा सकता है। वहीं रोजगार के 50 लाख नए अवसर सृजित हो सकते हैं। इस अध्ययन को बुधवार को इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा आयोजित वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट में पेश किया गया। इसमें भविष्य की किफ़ायती ऊर्जा प्रणाली का खाका तैयार करने के लिए भूस्थानिक व घंटेवार मांग का विश्लेषण किया गया है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंडियाज एनर्जी फ्यूचर और नॉर्थ इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन बेस्ड ऑन रिन्यूएबल्स शीर्षक वाले इस अध्ययन में बताया गया कि अक्षय ऊर्जा में रूपांतरण न सिर्फ तकनीकी व वित्तीय रूप से संभव है, बल्कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता खत्म करने से पर्यावरण संरक्षण में मददगार साबित होगा। 2020 में जीवाश्म ईंधन पर आधारित ऊर्जा प्रणाली में करीब 30 लाख रोजगार पैदा हुए, जबकि अक्षय ऊर्जा प्रणाली में 2050 में 50 लाख तक के रोजगार अवसर उत्पन्न हो सकेंगे। यह अध्ययन बताता है कि भारत कोविड-19 महामारी के बाद पैदा हालात में हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई कर रहा है। लिहाजा एकीकृत ऊर्जा प्रणाली की सोच को साकार करना संभव है। उत्तर भारत में 63% बिजली कोयला से पैदा की जाती है, जबकि लॉकडाउन के दौरान बिजली की मांग गिरी तो ऊर्जा आपूर्ति में अक्षय ऊर्जा के स्रोतों का दबदबा बढ़ा। वर्ष 2020 से 2035 के बीच उत्तर भारत में प्राथमिक ऊर्जा की मांग करीब 3000 टेरावाट घंटा से दोगुनी होकर 2050 तक 5200 TWh हो जाएगी। वहीं बिजली की लेवलाइज्ड कॉस्ट 2020 की 5325 रुपये के मुकाबले करीब 2100 रुपये तक गिर जाएगी। अक्षय ऊर्जा पर निर्भरता को 100% तक गिरे जाने की स्थिति में राज्यों के बीच बिजली के ट्रांसमिशन के दौरान होने वाली ऊर्जा की हानि का 30% से भी घटकर 17% तक लाया जा सकेगा। वर्ष 2030 में कुल उत्पादित बिजली में अक्षय ऊर्जा की भागीदारी 50% से बढ़कर 250 तक करीब 97%, जबकि ऊर्जा भंडारण में हिस्सेदारी 80% से अधिक हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल हो और जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों से सिंथेटिक ईंधन जैसे हाइड्रोजन और फीसर ट्रॉप्स फ्यूल और सस्टेनेबल बायोफ्यूल का उपयोग किया जाए तो यात्री किराया और माल ढुलाई में भी खर्च आएगा। रिपोर्ट में भारत द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के भारी उत्सर्जन, बिजली की बढ़ती मांग और भूजल के अत्यधिक दोहन के गंभीर खतरों का भी जिक्र किया गया है। यह अध्ययन देश के 8 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर, लद्दाख सहित हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पर केंद्रित है। इसमें बिजली पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों जैसे परिवहन, ऊर्जा, उष्मा आदि की आवश्यकताओं को जीवाश्म ईंधन और परमाणु ऊर्जा से इतर अक्षय ऊर्जा में रूपांतरित करने का खाका भी पेश किया गया है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूर्व मंत्री अरुण शौरी पर दर्ज होगा भ्रष्टाचार का केस। उदयपुर के लक्ष्मी विलास पैलेस होटल को 2002 में औने पौने दामों में बेचकर केंद्र सरकार को 244 करोड़ का नुकसान पहुंचाने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI जोधपुर की विशेष अदालत के जज पूर्ण कुमार शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विनिवेश मंत्री रहे अरुण शौरी और विनिवेश सचिव प्रदीप बैजल समेत 5 लोगों पर मंगलवार को धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उदयपुर कलेक्टर को होटल अपने कब्जे में लेने का आदेश दिया है। उदयपुर कलेक्टर, यह होटल भारतीय पर्यटन निगम का था, जिसके विनिवेश के संबंध में आपराधिक षड्यंत्र रचकर उक्त आरोपितों ने इसे महज 7 करोड़ 52 लाख रुपए में बेचने का निर्णय कर लिया था। कोर्ट का कहना है कि विनिवेश मंत्रालय के तत्कालीन सचिव प्रदीप बैजल ने अपने पद का दुरुपयोग कर लजार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष गुहा, मैसर्स कांतिलाल कैमर्स कंपनी, मुंबई और होटल कारोबारी ललित सूरी के भारत होटल लिमिटेड नई दिल्ली के अधिकृत प्रतिनिधि व केंद्र सरकार के अज्ञात अधिकारियों व निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर मेसर्स लक्ष्मी विलास पैलेस होटल उदयपुर के विनिवेश के संबंध में आपराधिक षड्यंत्र रचा और होटल को महज 7 करोड़ 52 लाख रुपए में बेचने का निर्णय कर लिया था।
जिस दर से होटल की ज़मीन की कीमत का आकलन किया गया वह सरकारी स्तर पर ज़मीन की कीमत से बहुत कम थी। सीबीआई ने केस दर्ज किया, फिर जांच में कोई साक्ष्य न मिलने के आधार पर क्लोजर रिपोर्ट पेश की। अदालत ने सीबीआई की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। 13 अगस्त 2019 को मामला फिर से सीबीआई को सौंप दिया। अब कोर्ट ने कहा है सीबीआई की दोबारा जांच में होटल की कीमत लगभग 252 करोड़ रुपए बताई गई है, जिसको केवल 7 करोड़ 52 लाख रुपए में ही बेच दिया गया था। इस मामले में अदालत ने अरुण शौरी, प्रदीप बैजल, मेसर्स लजार्ड इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष गुहा, मेसर्स कांतिलाल कॉमर्स एंड कंपनी के कांतिलाल कॉमर्स व भारत होटल की निदेशक ज्योत्सना सूरी को दोषी माना है। ललित सूर्य की मौत के बाद उनकी पत्नी ज्योत्सना सूरी ने भारत होटल का कार्यभार संभाल लिया था। शिया सुन्नी फसाद से जूझता पाकिस्तान। शिया सुन्नी फसाद से जूझता पाकिस्तान। इस आर्टिकल को लिखने वाली मैडम है, उनका नाम है आरजू काजमी। लेखिका इस्लामाबाद स्थित पत्रकार एवं यूट्यूबर है। पाकिस्तान में आजकल हर जगह और खासकर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे शहरों में शिया काफिर के नारे से सुनाई दे रहे हैं। यहाँ ऐसे पहले कभी नहीं देखा सुना गया। लोग सड़कों पर बड़ी संख्या में उतरकर इस तरह से नारे लगाए। ऐसा लगता है कि सेना से जुड़ी भ्रष्टाचार की खबरों में आम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए शिया विरोधी ताकतों को उकसाया गया है। ध्यान रहे जब इस्लाम आया तब उसमें शिया सुन्नी जैसी कोई बात नहीं थी और न ही कुरान में मुसलमानों को विभिन्न भड़कों में बांट कर देखा गया। बाद में जब शिया सुन्नी वजूद में आया तब भी दोनों के बीच नफरत जैसी कोई बात नहीं। मैंने अपने बचपन में कभी नहीं देखा कि शिया सुन्नियों ने किसी मजहबी बात पर एक दूसरे का गरेबा पकड़ लिया हो, लेकिन जब उनके बीच में बैर भाव बढ़ रहा है यह तब है जब दोनों ही मोहम्मद साहब को मानते हैं। पाकिस्तान का पड़ोसी देश ईरान एक शिया देश है और सऊदी अरब एक सुन्नी देश है। पाकिस्तान के दोनों से ही रिश्ते हैं, लेकिन वह ईरान से ज़्यादा सऊदी अरब के करीब है। सऊदी अरब एवं ईरान में बहुत ज़्यादा तलखी रखती है। पाकिस्तान को कई बार मजबूरन सऊदी अरब का साथ देना पड़ता है, लेकिन वह ईरान को भी नाराज़ नहीं कर सकता। यदि शिया सुन्नी की लड़ाई को रोका न गया तो पाकिस्तान के ईरान से रिश्ते खराब हो सकते हैं। वक्त की ज़रूरत यह है कि सत्ता प्रतिष्ठान दोनों पक्षों के लोगों को गंभीरता से समझाए। मुश्किल यह है कि लोगों में एक सामान्य समझ पैदा करने के लिए जिस बुनियादी माहौल और शिक्षा की दरकार होती है उसका पाकिस्तान में घोर अभाव है। इस वक्त पाकिस्तान में शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो गई है और थाने रिश्वतखोरी के गढ़ बने हुए हैं। कचहरियों में 100 रुपये में गवाह मिल जाते हैं। अदालतों में फैसले नीलाम हो रहे हैं। झूठ मिलावट का कारोबार चरम पर है। मस्जिदें निजी जायदाद बन गई हैं। कोई एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। पहले अहमदिया मुसलमान काफिर घोषित किए गए, अब शिया काफिर कहे जा रहे हैं। सुन्नी मुसलमान भी बरेलवी और देवबंदी में बटे हुए हैं। वैसे तो पाकिस्तान में मजहबी राजनीतिक दल बहुत कमज़ोर हैं और आमतौर पर चुनावों में जनता उन्हें खास घास नहीं डालती, लेकिन वे मजहब का हवाला देकर पर्दे के पीछे से अपनी हुकूमत चलाने में सफल रहते हैं। वे ऐसा जानते हैं और सरकार को डरा कर करते हैं। अब उन्होंने शिया सुन्नी का नया फसाद फैला दिया है। यह फसाद पाकिस्तान के लिए काफ़ी खतरनाक है। उसकी अर्थव्यवस्था बदहाल है। उसे पटरी पर लाने के लिए इमरान खान सरकार जूझ रही है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। FATF का फैसला आने वाला है। यदि इसी तरह से हालात रहे तो पाकिस्तान के FATF की ग्रे सूची से बाहर आने में मुश्किल होगी। पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसाद थमा नहीं तो भारत के लिए मुसलमानों को प्रभावित कर सकता है। शिवसेना की जागीर न बन पाए मुंबई। शिवसेना की जागीर न बन पाए मुंबई। इसके लेखक ए सूर्यप्रकाश लेखक लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ व वरिष्ठ स्तंभकार हैं। देश में लोकतंत्र व विधि के शासन पर भरोसा करने वालों को शिवसेना के उन कुत्सित तौर तरीकों की कड़ी निंदा करनी चाहिए, जिनके तहत पार्टी नेताओं ने न केवल कंगना रनौत पर अनाप शनाप टिप्पणियां की, बल्कि उनकी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाए। यह पूरे देश ने देखा कि कथित अनियमितताओं का नोटिस भेजकर किस तरह महज 24 घंटे में ही पाली हिल स्थित कंगना के दफ्तर को गिरवा दिया। इसके लिए हिमाचल से उनकी मुंबई का आगमन इंतजार नहीं किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभिनेत्री को धमकाने वालों में राज्य के गृह मंत्री भी शामिल रहा। यह एक किस्म के गुंडा राज की निशानी है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कंगना का बचाव कर उचित किया। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के रवैये का निंदा करते हुए कंगना को बदले की राजनीति का शिकार बताया। ठाकुर ने केंद्र से कंगना के लिए वायुसेना सुरक्षा देने का अनुरोध किया ताकि मुंबई में उनकी हिफाजत हो सके।
जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को दीवार पर लिखी इबारत पढ़ लेनी चाहिए कि दूसरे राज्यों के लोगों के साथ शिवसैनिकों का ऐसा व्यवहार देश की जनता को बर्दाश्त नहीं होगा। मुंबई हाईकोर्ट ने बीएमसी को कंगना का दफ्तर गिराने की कार्रवाई पर एकदम सही लताड़ लगाई। अदालत ने कहा कि इसमें बदले की बू आती है। बीएमसी जिसे अवैध निर्माण बता रही है वह रातों रात नहीं हुआ। हालांकि निगम की नींद अचानक ही टूटी। उसने कंगना को तब नोटिस जारी किया जब वह शहर से बाहर थी और नोटिस के महज 24 घंटों के भीतर तोड़फोड़ की कार्रवाई भी कर दी गई। यह बीएमसी के दुर्भाग्यपूर्ण रवैये की ओर से संकेत करता है। अदालत उसकी संज्ञान लिया गया है। बीएमसी के वकील समय पर नहीं पहुंचे और जब बीएमसी के आयुक्त से संपर्क का प्रयास किया गया तो उनका फोन बंद मिला। इस बीच तोड़फोड़ जारी रही। अदालत ने इस पर हैरानी जताई कि क्या बीएमसी अन्य अवैध निर्माणों पर भी ऐसी तत्परता के साथ कार्रवाई करेगी। अपने आदेश में अदालत में इसका संज्ञान लिया गया है। बीएमसी ने तोड़फोड़ को अंजाम देने के पहले याचिका पर सुनवाई में अड़ंगा लगाने में तमाम प्रयास किए।